ओके, कल हम लोग कहाँ पर तक थे? मैगी, डिलीशियस, प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, लेमेटाइजेशन। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने टेक्स्ट प्रोसेसिंग का देखा था तरीके। उसमें से एक ही तरीका देखा था। पहले हमने देखा था कि रीज़न क्या था, कि हमें अपने टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना था। वेक्टर मतलब कि एक न्यूमेरिकल नंबर्स में कन्वर्ट करना था। और हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया था कि हम प्रॉब्लम ऐसी चाहते थे कि जब वो कन्वर्ट करके आए तो जो क्लोजर वर्ड्स हैं वो पास पास रहें, जो दूर के वर्ड्स हैं वो थोड़े दूर दूर रहें, मतलब कि जो डिसिमिलर वर्ड्स हैं वो थोड़े दूर दूर रहें। तो ये हम लोग की आइडियल प्रोसेसिंग थी। और जब तक आइडियल नहीं थी तब तक हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक नॉर्मल टेक्निक बैग ऑफ वर्ड्स ट्राई करी थी। वर्ड टू बैक डायग्राम। सर वर्ड टू बैक डायग्राम चल रहा था ना? नहीं, बैग ऑफ वर्ड्स चल रहा था। हाँ बैक ऑफ वर्ड, बैक ऑफ वर्ड। ये 4 स्टेप होते हैं शायद। अभी हम रिव्यू कर रहे हैं खाली जो कल पढ़ा था हमने। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने एक टेक्निक जो सबसे सिंपल देखी थी वो थी बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स में क्या था? बैग ऑफ वर्ड्स में था कि हम लोग काउंट रखते हैं कि हर वर्ड कितनी बार आया है, कितने यूनिक वर्ड्स हैं। जितने यूनिक वर्ड्स होते हैं उससे हम लोग अपना एक एरे बनाते हैं और हम लोग काउंट करते हैं कि कितनी बार वो वर्ड आया है। ठीक है। उसके बाद फिर हम अच्छा, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे 1 लाख वर्ड्स हैं, यूनिक वर्ड्स हैं, तो हमारा जो एरे होगा वो 1 लाख एलिमेंट्स का हो जाएगा। और एक सेंटेंस में मैक्सिमम 10 से 15 वर्ड्स होते हैं। तो 10 से 15 वर्ड्स होने से हमारे जो बाकी के 1 लाख मतलब 9,99,985 जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मेरे ज़ीरो रहेंगे। तो इस तरह के एक स्ट्रक्चर को कि जैक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पर मोस्ट ऑफ द आइटम ज़ीरो रहते हैं उसे हम लोग स्पार्स कहते हैं। फिर ठीक है, थोड़े से एग्जांपल देखे थे। बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें वर्ड का काउंट की जगह वर्ड का खाली अगर वो वर्ड अपीयर हुआ है तो 1, नहीं अपीयर हुआ है तो 0 रहता है। और फिर हमने देखा था कि कुछ प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या थे। तो प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स थे कि पहले स्टॉप वर्ड्स को हटाना है। स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड थे जो काम के नहीं थे, जिनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जो खाली ग्रामर के लिए है, स्ट्रक्चर के लिए है। सारे वर्ड्स को लोअर केस करना है क्योंकि अपर केस और लोअर केस वर्ड्स मीन सेम मीन करते हैं। स्टेमिंग था। स्टेमिंग क्या था कि हर वर्ड को उसके रूट तक ले आना, कि टेस्ट, टेस्टफुल, टेस्टी। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स एक ही मीनिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और ये उनका वो था। एक सेकंड जरा वेट करना। अच्छा, रेज्यूम कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम और एनग्राम, और इसके आगे थोड़ा क्या होता है। तो पहले चीज़ है कि ये होते क्या है। तो यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम। तो पहले यूनिग्राम कुछ नहीं होता है। यूनिग्राम होता है आपका सिंपल बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स में क्या करते हैं हम? नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स निकालते हैं और उन्हीं यूनिक वर्ड्स को हम लोग उनका काउंट निकालते हैं। जितने जितने काउंट होते हैं उस हिसाब से अपना एरे बना देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास दिस पेन इज ग्रेट है, तो यूनिग्राम क्या हो गया कि हर एक वर्ड को अलग करो और उसका कितनी बार वो अपीयर हुआ है अपने स्टेटमेंट पे वो काउंट करो। बाईग्राम, अब दिक्कत क्या है यूनिग्राम के साथ कि यूनिग्राम आपकी ऑर्डर को या फिर बैग ऑफ वर्ड्स कह लो या फिर यूनिग्राम कह लो, तो ये आपके ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं रखता है। क्या प्रॉब्लम है? ऑर्डर इज नॉट देयर। क्योंकि अगर जैसे मान लो कि दिस पेन इज ग्रेट है, तो ये एरे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रहेगा कि दिस पहले आएगा, पेन बाद में आएगा, इस बाद में आएगा, ग्रेट बाद में आएगा।
ग्रेट उसके बाद आएगा नहीं। ये ऐसे भी हो सकता है कि ग्रेट पेन इज दिस, ये ऐसे भी हो सकता है, तब भी ये सेम ही देगा 1 1 1 1। ठीक है, और मतलब कि ये एरे नहीं होता, ये बेसिकली हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं कि ग्रेट कितनी बार आया है, एक बार आया है, पेन कितनी बार आया है, एक बार आया है, दिस कितनी बार आया है, एक बार आया है। ठीक है, तो जो इसमें स्ट्रक्चर है वो हम खो देते हैं, ऑर्डर नहीं रहता है। तो इसी तो सर प्रॉब्लम इससे को, दिक्कत दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, दिस पास्ता इज ग्रेट। आई गो टू स्कूल, दिस पास्ता इज नॉट ग्रेट। इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक होगा, जबकि ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स को बात कर रहे हैं। यहां पर ऑर्डर मेंटेन है कि नॉट आपका स्कूल के साथ आया है, पास्ता ग्रेट है। यहां पर नॉट आपका पास्ता के साथ आया है और ये स्कूल गया, ये अंतर है। ऑर्डर की कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि ग्रामर में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में ऑर्डर कई बार सब कुछ होता है। अगर आप लैंग्वेज में ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आता है क्या चीज की बात हो रही है या क्या चीज की बात नहीं हो रही है। तो दिक्कत समझ में आई? यस सर। हाँ जी सर। तो क्योंकि इसमें भी नॉट एक बार आया है, इसमें भी नॉट एक बार आया है, इसका भी काउंट 1 है, इसका भी काउंट 1 है। दिस पास्ता इज ग्रेट, इसका भी काउंट 1 है, सबका एक एक काउंट है, और इसका भी एक एक काउंट 1 है। तो ये दोनों जबकि एकदम ही डिफरेंट सेंटेंसेस है, तो ऑर्डर से कोई मेंटेनेंस, मतलब कि ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये एक बेसिक, मतलब कि बेसिक एनालिसिस करने के लिए ठीक है, बेसिक एनालिसिस या बेसिक काम करने के लिए ठीक है, बट जहां पर आपको ऑर्डर की जरूरत होगी वहां पर ये बैग ऑफ वर्ड्स फेल हो जाएगा। तो इसी का एक सोल्यूशन लोगों ने निकाला, बाईग्राम। बाईग्राम क्या होता है? दिस पास्ता इज ग्रेट। अब इन्होंने कहा कि हम सिंगल सिंगल नहीं बनेंगे, अब हम दो दो एलिमेंट्स लेंगे। दो दो एलिमेंट्स मतलब कि एक होगा दिस पास्ता, दूसरा होगा पास्ता इज, तीसरा होगा इज ग्रेट। मतलब कि दो दो वर्ड्स का हम लोग कलेक्शन लेंगे, एक वर्ड का नहीं लेंगे। जो अभी तक हम लोग अपना दिस, उसका जो एरे बना रहे थे वो इंडिविजुअल वर्ड्स का बना रहे थे, बाईग्राम में हम लोग दो दो वर्ड्स के कलेक्शन को बनाएंगे। दो दो वर्ड्स कैसे हो जाएंगे फिर? तो ये मेरा बनेगा दिस पास्ता, और ये डिक्शनरी बनेगी तो दिस पास्ता 1 बार आएगा, पास्ता इज 1 बार आएगा, इज ग्रेट 1 बार आएगा। ठीक है, और भी आएंगे। आपका दिस का कॉम्बिनेशन होगा इसके साथ, भले इसमें नहीं है लेकिन हम लोग बना के रखेंगे। दिस इज आएगा, ठीक है, पास्ता ग्रेट आएगा, दिस इज आ गया, पास्ता ग्रेट आ गया, दिस ग्रेट आएगा। जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे। और सबका काउंट हम लोग रखेंगे। तो इससे होगा क्या कि जहां पर आपके पास जब यूनिग्राम में सिर्फ दिस पास्ता इज ग्रेट 4 वर्ड्स थे, बाईग्राम में आपके पास उनके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 4C2। ठीक है, और 4C2 नहीं 4P2 हो जाएंगे, क्योंकि परम्यूटेशन, क्योंकि ग्रेट दिस एक डिफरेंट वर्ड है। इससे क्या होगा कि हमारे पास थोड़े थोड़े ऑर्डर मेंटेन होने लगेंगे। अब हम लोग अपने नेबर्स पे आ गए, जो मेन वर्ड है उसके हम नेबर्स पे आ गए। मतलब एक तरह से ये स्लाइडिंग विंडो है कि पहले आप यहां पर हो, फिर जब आप इधर मूव करते हो तो आपके ये वाले वर्ड और ये वाले वर्ड भी आ सकते हैं, लेकिन ये ट्राईग्राम में आएंगे। बस कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिग्राम में
सिंगल वर्ड रहता था, बाईग्राम में कॉम्बिनेशन होने लगे, फिर हमारे पास आता है ट्राईग्राम या फिर थ्रीग्राम। ये क्या है, ये अब 3 वर्ड्स लेगा कि दिस पास्ता इज, फिर पास्ता इज ग्रेट। तो कॉम्बिनेशन हमारे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे हमारे बाईग्राम में ज्यादा कॉम्बिनेशन हुए थे, 3 वर्ड्स वाले में और ज्यादा हो जाएंगे, 4 वर्ड्स और ज्यादा हो जाएंगे। एन ग्राम्स जो होता है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर एन की वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो, 4, 5, 6, 7, जो भी आप करना चाहो। जितना ज्यादा लोगे उतने ज्यादा आपके पास कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग 3-3 कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चला रहे हो बाईग्राम में, ठीक है। और मतलब कि आप पेयर बना रहे हो। अगर आपके पास 1, 2, 3 3 नंबर है तो बाईग्राम में आप पेयर बना रहे हो, 1 2 सॉरी बाईग्राम में आप पेयर ऐसे बना रहे हो, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ट्राईग्राम में आप 3 बार फिर 3 3 के पेयर बना रहे हो, कैसे 1 1 1 1 1 2 1 1 3, फिर ये हो गया 1 1 का, फिर आ जाएगा 2 1 1 2 1 2 2 1 3। तो ट्राईग्राम में आपके पास अगर 3 वर्ड्स हैं तो 3 के पावर 3 इक्वल्स टू 27 कॉम्बिनेशन होंगे। बाईग्राम में 9 कॉम्बिनेशन होंगे और यूनिग्राम में सिर्फ 3 ही होंगे। ऑर्डर मेंटेन रहता है क्या? हाँ, ऑर्डर मतलब कि मेंटेन रहेगा, मतलब ऑर्डर का ही खेल है, क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन बनाता है। ये भी हम लोग कोड में देखेंगे, जब कोड करेंगे तो देखेंगे कि जब हम लोग यूनिग्राम बना रहे हैं, तो जैसे जो अमेजन वाला रिव्यूज है, जो अमेजन रिव्यूज वाला डेटा सेट है, तो उसमें अराउंड 1,15,000 कुछ वर्ड्स हैं यूनिग्राम में। बट जब हम बाईग्राम बनाते हैं तो ये अराउंड 29 lakhs हो जाता है। इतना बड़ा हमारा एरे का साइज चेंज हो जाता है, मतलब 1,15,000 से 29 लाख, तो 30 टाइम्स मेरा साइज बढ़ जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप यूनिग्राम से बाईग्राम पे जाओगे तो आपकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगेगी, अगर आप ट्राईग्राम पे जाओगे तो और ज़्यादा लगेगी। तो ये था यूनिग्राम, बाईग्राम, एनग्राम का कॉन्सेप्ट, कि जैसे जैसे हमारा एन बढ़ता जाएगा, एन ग्राम में जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, हमारी डायमेंशनलिटी बढ़ती जाएगी। मैट्रिसेस अभी भी स्पार्स ही होंगी, बढ़ती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था कि सिंपल किया, जो बैग ऑफ वर्ड्स में ऑर्डर नहीं है उसमें भी ऑर्डर कैसे ला सकते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट था, तरीका था कन्वर्ट करने का वेक्टर में उसको। दूसरा तरीका जो काफी फेमस है वो है TF-IDF, ठीक है। TF-IDF मेरा असल में 2 टर्म से मिलकर बना है। पहला है टर्म फ्रीक्वेंसी और दूसरा है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। सुनने में खतरनाक लगता है लेकिन बहुत ही इजी है। तो पहले हम इसको लेते हैं, TF को लेते हैं कि TF क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टर्म फ्रीक्वेंसी का आप ऐसे समझ लो कि हाउ मच टाइम्स a word has occurred in a document, ठीक है। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट क्या है? वर्ड हमें समझ में आता है कि वर्ड जैसे दिस एक वर्ड हो गया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या है, कॉर्पस क्या है, इसकी थोड़ी वोकैबुलरी देख लेते हैं हम लोग। एक टर्म बहुत को यूज होता है कॉर्पस, और एक होता है वोकैबुलरी, और एक होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपके वर्ड डॉक्यूमेंट से मतलब नहीं है इसका, और इस वोकैबुलरी का डिक्शनरी से, वोकैबुलरी से, आपकी पर्सनल वोकैबुलरी से मतलब नहीं है। कॉर्पस का देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जैसे हमारे पास अमेजन फाइन फूड वाला डेटा सेट है, ठीक है, ये वाला डेटा सेट है।
अब इसमें मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास 5 लाख रिव्यूज हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए 1 रिव्यू इक्वल्स टू 1 डॉक्यूमेंट, कि जो आपका एक रिव्यू है उसको हम एक डॉक्यूमेंट मानेंगे, क्योंकि मेरे पास 5 लाख डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरी जो एक रो है, जो मेरी फूड वाले डेटा सेट में जो एक रो एसोसिएटेड है, तो एक रो किसकी है, एक रिव्यू की है, तो वो रिव्यू यहां पर डॉक्यूमेंट आ गया। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है कि आपको फाइल्स को क्लासिफाई करना है, मतलब कि आपके पास आ गया कि आपके पास आपके कंप्यूटर में 10 लाख फाइल्स हैं, तो 10 लाख फाइल्स को आपको क्लासिफाई करना है कि ये बिजनेस पर्पस है कि पर्सनल पर्पस है, ठीक है। तो यहां पर आप फाइल्स को क्लासिफाई कर रहे हो, तो उस केस में वो जो फाइल होगा वो आपका एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट आप ये मान के चलो कि एक सिंगल एटॉमिक यूनिट जिसको आप पूरा कन्वर्ट करोगे। आपके एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, आपके एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, तो मतलब कि इस डॉक्यूमेंट से कन्वर्ट करने के बाद ही आप इसको क्लासिफाई करोगे कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव क्लासिफाई करने के लिए आपको किसी और रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही रिव्यू को क्लासिफाई करना है, तो इसीलिए वो रिव्यू एक डॉक्यूमेंट हो गया। सारे कलेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस। ये आपका पूरा डेटा सेट है, सारे कलेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड अ कॉर्पस। तो हमारा कॉर्पस है वो 5 लाख डॉक्यूमेंट्स का है, ठीक है। फिर एक चीज आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी है, ये आपकी डिपेंड करती है कि आप यूनिग्राम लगा रहे हो, बाईग्राम लगा रहे हो, ट्राईग्राम लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, बट अभी हम लोग यूनिग्राम को मान के चलते हैं, ठीक है। तो यूनिग्राम में वोकैबुलरी होगी आपकी ऑल द यूनिक वर्ड्स वी हैव आइडेंटिफाइड। अब अगर अपने इसमें स्टॉप वर्ड्स हटाए हैं तो स्टॉप वर्ड्स नहीं आएंगे, अगर आपने स्टॉप वर्ड्स छोड़ रखे हैं तो स्टॉप वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अगर आपने पंक्चुएशन छोड़ रखा है तो पंक्चुएशन भी आएगा, लोअर केस कैपिटल केस। मतलब कि जब आप अपनी मशीन लर्निंग के लिए प्रॉब्लम बनाते हैं, जब आप उसको कन्वर्ट करते हो, तो उसके पहले जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं उसको हम लोग अपने मॉडल की वोकैबुलरी कहते हैं कि हमारी वोकैबुलरी इतनी बड़ी है। गूगल के जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी वोकैबुलरी काफ़ी बड़ी है। मतलब कि गूगल ने जो अपना वर्ल्ड टू वेक बनाया है वो गूगल न्यूज़ से बनाया है, गूगल न्यूज़ के डेटा सेट से बनाया है, तो उसकी वोकैबुलरी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। हमारी हो सकता है छोटी हो, जैसे अभी आप अमेजन रिव्यूज़ के 5 लाख रिव्यूज़ पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी वोकैबुलरी छोटी हो। मान लीजिए कि अगर आप मेडिकल पर्पजेस लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी वोकैबुलरी फिक्स रहती है, उसमें ज़्यादा वर्ड्स इधर उधर के यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उसकी वोकैबुलरी छोटी होगी एज कंपेयर टू की वोकैबुलरी ऑफ किसी नॉवेलिस्ट के काम की हो। तो ये हो गया वोकैबुलरी। और क्या वर्ड है, कॉर्पस, वोकैबुलरी, डॉक्यूमेंट। हाँ, तो ये 3 चीज़ बताना चाहिए कि जब भी अगर मैं वोकैबुलरी बोलूँ तो उसका मतलब है कि जिस प्रॉब्लम पे हम लोग काम कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की कितने यूनिक वर्ड्स हैं हमारी प्री प्रोसेसिंग करने के बाद, और कॉर्पस है कि हमारा पूरा डेटा सेट है, और डॉक्यूमेंट है कि जो जिस भी हम प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट चेंज होता रहेगा प्रॉब्लम के हिसाब से। हम रिव्यूज़ पे काम कर रहे हो तो हम रिव्यू निकालेंगे, हम कभी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे काम करेंगे तो हमें एक उसका डॉक्यूमेंट या फिर एक उसका पैराग्राफ, कुछ ऐसा जो भी हो सकता है, ये पैराग्राफ भी हो सकता है डॉक्यूमेंट, कि आपको बताना है कि हर जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर काम करने लगे, पैराग्राफ के ऊपर, तो ये पैराग्राफ मेरे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, अब आ जाओ TF IDF, ठीक है। तो मान लो TF टर्म फ्रीक्वेंसी क्या था कि हाउ मेनी टाइम्स अ वर्ड हैज अकर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, इन अ डॉक्यूमेंट, मेन बात है इन अ डॉक्यूमेंट। तो मान लो मेरे पास R1, R2, R3, R4 ऐसे मेरे पास रिव्यूज है, ये सब क्या है मेरे पास, रिव्यूज है, ठीक है। तो टर्म फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्ड
हैज नंबर, ये नंबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्ड हैज अकर्ड इन डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट, ये होता है टर्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट आया कि दिस इज अ ग्रेट बुक बाय ग्रेट ऑथर विजय तेंदुलकर, ठीक है, तो लगभग सारे वर्ड्स एक बार आए हैं, ग्रेट आपका 2 बार आया है, तो टर्म फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा ग्रेट और रिव्यू 1। वर्ड और वर्ड इन द डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड हैज अकर्ड, तो वर्ड आया है 2 बार, टोटल वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टर्म फ्रीक्वेंसी हो गई 0.2। ये बात याद रखनी कि टर्म फ्रीक्वेंसी हमेशा हम निकालेंगे वर्ड की, एक वर्ड है यूनिक वर्ड है, डिवाइडेड बाई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, और ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड अकर हुआ है उसी डॉक्यूमेंट में और टोटल वर्ड्स इन आर आई। अच्छा, ये हम कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ये सोचो मेरे पास रिव्यू था, मान लो रिव्यू में मेरे पास वर्ड्स हैं W1 W2 W3 W1 W5, ठीक है, ये 5 वर्ड्स का मेरा रिव्यू है। ये वर्ड कुछ भी हो सकते हैं जो हमने ऊपर अपने वहां पर एक एरे बना लिया है, ठीक है। तो अब इस रिव्यू को टर्म फ्रीक्वेंसी ये कैसे निकालेंगे कि W1 इसमें कितनी बार हुआ है, तो W1 2 बार हुआ है, तो 2 बाई 5 इक्वल्स टू 0.4, ठीक है। W2 1 बार हुआ है तो ये हो जाएगा 0.2, W3 1 बार हुआ है 0.2, W4 नहीं एग्जिस्ट हुआ है तो 0, W5 हो जाएगा मेरा 1 बार हुआ है तो 0.2। ऐसे हम लोग टर्म फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। टर्म फ्रीक्वेंसी अभी हम लोगों ने TF-IDF पूरा नहीं किया है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वर्ड इसी रिव्यू में कितनी बार आया है, खाली हम इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। हम अभी बाकी डॉक्यूमेंट्स को हमने देखा भी नहीं है, उसके लिए हमारे पास दूसरा है जिसका नाम है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है, इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। IDF होता है मेरे पास कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स the word has occurred। occurred सही से OCCURED सर ये हैश मतलब नंबर नंबर बोलता रहा हूं ना, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट इन where the word has occurred, where the word has occurred, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो ये ऐसे होगा कि मान लो मेरे पास रिव्यू है कि दिस पेन इज ग्रेट, ठीक है। रिव्यू 2 आ गया, दिस बुक इज ग्रेट, ठीक है। रिव्यू 3 आ गया, ठीक है, दिस seems like कोस्टा रिका टू मी, ठीक है। इसके बाद R4 R5 मेरे और भी हैं कई सारे वर्ड्स, ठीक है।
तो अगर हमें कॉमन देखें, ठीक है, तो अगेन फिर से, अच्छा मैंने यहां पर लेफ्ट साइड में नहीं लिखा, लेफ्ट साइड में होता है इनवर्स डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ WI, कि हम उस वर्ड की निकालते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पूरे कॉर्पस में। तो ठीक है, तो अभी यहां पर मान लो कि मैं एक वर्ड चूज करता हूं, वो वर्ड मैंने चूज किया है दिस, ठीक है, तो दिस क्योंकि ग्रामर का इतना कॉमन वर्ड है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये लगभग हर डॉक्यूमेंट में होगा। अगर मैं यहां पर सिर्फ 3 रिव्यूज में देखूं, अगर मैं सिर्फ 3 रिव्यूज में देखूं, तो क्या हो जाएगा, IDF ऑफ दिस। मान लो टोटल मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं 10, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं 10, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो दिस कितने डॉक्यूमेंट्स में आकर हुआ होगा, लगभग सभी में। लगभग सभी में, तो ये 10 आ जाएगा। अच्छा एक चीज मैं लगाना भूल गया, सॉरी, यहां पर लॉग लगा होता है, बाहर लॉग लगा होता है, लॉगरिथम लगा होता है, ठीक है। तो लगभग सभी में, तो ये क्या आ जाएगा, चलो लगभग सभी में तो हम एक मान लेते हैं कि 9 में नहीं आएगा, 9 में मिले हैं, सब सारे रिव्यूज में दिस शब्द नहीं मिला है, खाली 9 में लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 0.000 कुछ आ जाएगा, मान लो कि 3 आ गया। यहीं पर एक वर्ड है कोस्टा रिका, अब मैं कोस्टा रिका का निकालूंगा, तो 10 डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, ठीक है। कोस्टा रिका कितने में आया होगा, सर एक में ही। हाँ अभी तो एक ही में सर दिख रहा है, तो एक या बहुत एक में ही, याद है। चलो अभी मान के चलते हैं एक ही में है, मतलब कि बहुत ही लेस नंबर ऑफ रिव्यूज में आया होगा, बहुत ही लेस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आया होगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अराउंड log 10। अच्छा ये log टू द बेस ई है, ठीक है, तो log 10 टू द बेस की कितना हो जाएगा ये आपका, मुझे भी नहीं याद है, टू 2.30। अगर मैं कंपेयर करूं तो जो क्या है कि जो कॉमन वर्ड है, जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड की IDF क्या हो जाएगी, लो रहेगी। जैसे दिस एक कॉमन वर्ड है तो वो लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स में आएगा, तो वो लो रहेगा। और जो रेयर वर्ड है उसकी IDF क्या होगी, वो हाई रहेगी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है, ये एक तरह से कहना चाह रहा है कवि यहां पर कि रेयर वर्ड हैज मोर इंफॉर्मेशन देन अ कॉमन वर्ड। मतलब ये इसका एक तरह से इंटरप्रिटेशन है, ये इसका एक तरह से इंटरप्रिटेशन है कि रेयर वर्ड के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है एज कंपेयर टू अ कॉमन वर्ड, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए मेरे। तो मेरा TF IDF क्या है, ये मान लो रिव्यू 1 रिव्यू 2 रिव्यू 3 ऐसे ऐसे था, तो मेरा TF क्या आ गया, W1 W2 W3 W4 ये कुछ आ जाएगा। IDF क्या आ जाएगा, ये भी मेरे पास आएगा। अच्छा ये ध्यान करो, ये हर रिव्यू के लिए आएगा, हर रिव्यू के लिए टर्न फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, लेकिन हर वर्ड के लिए IDF फ्रीक्वेंसी एक ही आएगी। ये ठीक है, क्लियर। ये हर रिव्यू के लिए आएगा और ये हर कॉर्पस के लिए आएगा, लेकिन तब भी स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही रहेगा, W1 W2 W3 W4 और TF IDF क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके पास फाइनल एरे आएगा।
मतलब कि टीएफ आपका हर डॉक्यूमेंट के लिए है, ये पूरे कॉर्पस के लिए है, तो टीएफ आईडीएफ आपका हर डॉक्यूमेंट के लिए आ जाएगा। सिंपल, आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो ये एक तरह से हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आप टीएफ आईडीएफ का देखोगे तो ये एक तरह से ये बैलेंस करना चाह रहा है कि कॉमन वर्ड, टीएफ क्या देखता है कि वर्ड कितनी बार आया एक डॉक्यूमेंट में, तो जो कॉमन वर्ड होगा वो ज्यादा आएगा, इसमें उसकी वैल्यू हाई रहेगी, रेयर की कम रहेगी। आईडीएफ क्या करता है, ये कॉमन को दबाता है और रेयर को उठाता है। सर एक डॉक्यूमेंट में या एक रिव्यू में, एक मतलब रिव्यू की लाइन में? क्या चीज? टीएफ। टीएफ तो पर डॉक्यूमेंट है ना, एक रिव्यू है। टीएफ पर डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें क्या है कि नंबर ऑफ टाइम द वर्ड हैज अकर्ड इन दिस डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट डॉक्यूमेंट। टीएफ में तो बात ही खाली हो रही है डॉक्यूमेंट को लेकर। आईडीएफ है कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन विच द वर्ड हैज अकर्ड। ये होल कॉर्पस के ऊपर होता है आपका। फॉर्मूला बस ऐसा ही है, सिंपल सा है, इसमें कुछ टफ नहीं है कि कभी लग जाए कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ कर रहे हैं, नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कॉमन थे 2013 तक। ये जो आपके बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, टीएफ आईडीएफ, ठीक है, ये सब आपके कॉमन थे। अच्छा, इन सब में दिक्कत क्या थी? पहली दिक्कत थी कि भाई ऑर्डर मेंटेन नहीं रखता, तो ऑर्डर के लिए इन्होंने क्या किया, n ग्राम्स ले आए कि थोड़ा बहुत ऑर्डर समझ में आ जाए। अब ऑर्डर तो समझ में आ गया, चलो मान लें कि n ग्राम से हमारा एक ऑर्डर समझ में आ गया है, बट एक चीज फिर भी मिस कर रहे थे। ये मिस कर रहे थे कि डिलीशियस और टेस्टी ये सेम है या ऑलमोस्ट सेम है। ये मिस कर रहे थे कि OS और लाइनक्स, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप है कि बुक और हैरी पॉटर में। ये सब मुझे टीएफ आईडीएफ बैग ऑफ वर्ड्स मुझे रिलेशनशिप नहीं बताते हैं। ये सब मुझे सेम वर्ड्स नहीं बताते हैं, कौन से वर्ड सिमिलर हैं, सेम वर्ड्स या सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, ये सब मुझे ये सब चीजें नहीं बताते हैं। तो क्या हम उसका यूज कर सकते हैं? क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जिसको जो ऐसा काम कर सकता है? तो हमारे पास है ऐसा, और उसी का नाम है वर्ड2वेक। ठीक है, तो मीटिंग एंड कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग वर्ड2वेक देखेंगे। ठीक है, 18:38 हो रहा है, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर ज्वाइन कर लीजिए 3:40। ठीक है। अपने इसी पर आ जाता है। डायग्राम फिंग नहीं मिल रहा है, किंग माइनस क्वीन नहीं, किंग माइनस मैन प्लस वुमन, किंग माइनस, नहीं मिल जाए यार, नहीं मिल रहा। एक इसको देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी कि ऑर्डर और सिमेंटिक, मतलब कि सिमिलर वर्ड्स, सिमेंटिक मीनिंग जिनकी सेम हो, ठीक है, और जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हम चाहते हैं कि वो जो हमारे वेक्टर्स आए वो हमारे पास पास आए।
ठीक है, तो इन सब तीनों का सॉल्यूशन मेरा कर दिया वर्ल्ड टू वेक ने। वर्ल्ड टू वेक ने, तो ये कब आया? ये आया 2013 में, गूगल का ही पेपर था। मेरे ख्याल से मिकोलोव या निकोलोव, गूगल रिसर्च पेपर था, जिसने 2013 में दुनिया बदल दी थी। ठीक है, फिर 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, सब इसी को मान रहे थे कि वर्ल्ड टू वेक ही राजा है। कि उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रांसफॉर्मर्स, इसने पूरी दुनिया चेंज कर दी। अगर 2012 में डीप लर्निंग ने मशीन लर्निंग की फील्ड को उठाया था, तो ट्रांसफॉर्मर्स ने एनएलपी की फील्ड को उठा दिया। मतलब इतनी बड़ी वो थी। 2017 में ट्रांसफॉर्मर्स जब आए थे, तो ये सब हम लोग डीप लर्निंग वाले कोर्स में देखेंगे कि कैसे क्या क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं चेंज हुआ है। मतलब कि ये वर्ल्ड टू वेक को हम लोग अभी भी कहते हैं कि ठीक है कि भाई छोटे टास्क के लिए, मेरे स्मॉल टास्क के लिए वर्ल्ड टू वेक इज गुड इनफ एंड ग्रेट इनफ। ठीक है, तो हम लोग इसे बाद में पढ़ेंगे कैसा है। अभी तक हम लोगों ने पहला क्या कह सकते हैं कि पहला जो डिफरेंस है मेरे बाकी बैग ऑफ वर्ड से और टीएफ आईडीएफ से, सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि ये स्पार्स नहीं होता, ये डेंस होता है। डेंस का क्या मतलब है कि मेरा पास जो एरे बनेगा वो एरे के अंदर सब में कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। ऑलमोस्ट ऑल हैव नॉन जीरो वैल्यूज, जो कि बैग ऑफ वर्ड्स और टीएफ आईडीएफ में नहीं होता था। टीएफ आईडीएफ में ऑलमोस्ट ऑल हैव जीरो वैल्यूज, यहां पर सबके पास नॉन जीरो वैल्यूज होंगी। दूसरी चीज होती है कि ये जैसे उसमें मेरे पास 1,15,000 रिव्यूज, सॉरी 1,15,000 यूनिक वर्ड्स थे। ठीक है, तो मेरा जो एरे था वो 0 से लेकर 1,15,000 तक जा रहा था। इसमें नहीं, इसमें ईच वर्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्टर वेक्टर। शॉर्टर वेक्टर का मतलब क्या है कि हम चाहे तो हमारा एरे 50 का भी हो सकता है, हम चाहे तो हमारा एरे 300 का भी हो सकता है, चाहे तो 1000 का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की हमारे पास कितनी नॉलेज है, कितना इसे यूनिक और अच्छा बनाना चाहते हैं। बट ये है कि जैसे जैसे आप अपने एरे का साइज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी पावर बढ़ती जाएगी, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपके ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपके ज़्यादा लगेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम इसको मान के चलते हैं कि ये एक ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, वर्ल्ड टू वेक्टर ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन किसी ने लिख दिया है मेरे लिए, अभी के लिए गूगल ने लिख दिया। इसको हम अगर 3 वर्ड्स देते हैं, तो मान लो इसको हम वर्ड्स देते हैं टेस्टी, डिलीशियस और क्रिकेट। ठीक है, 3 वर्ड इनपुट हुए हैं, तो ये इनके मुझे 3 वेक्टर्स देगा, v1, v2, v3, और ये मान लो v1 है इसका r1, r2 और r3 का। जो 3 वेक्टर्स होंगे तो ये मतलब मुझे कुछ नंबर्स देगा। तो मान लो कि अभी मैं इसको एरे का साइज मैंने सेट कर दिया है 3। ठीक, एरे का साइज मैंने सेट कर दिया है 3, तो ये मान लो हो गया मेरे पास 0.3, 0.5, 0.43। ठीक है, ये है मेरा टेस्टी का। डिलीशियस देखो, डिलीशियस भी मेरा एकदम इसके पास ही आएगा कि 0.29, 0.51, 0.44। और ये जो क्रिकेट है ये मेरे पास आएगा, एरे मान लो मेरा 3 नंबर का है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.7, 0.2, 0.9। तो ये दोनों एरेज जो हैं ये मेरे क्लोज हैं, क्योंकि ये किसके हैं, ये है टेस्टी और डिलीशियस के, और ये है मेरा क्रिकेट का। तो जो हम लोग की प्रॉब्लम थी वो हमारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। कि पहली चीज तो है कि उसे एक नंबर में कन्वर्ट करता है, तो ये मेरे टेस्टी को इसने 3 एलिमेंट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, डिलीशियस को भी 3 एलिमेंट में कर दिया, क्रिकेट को भी 3 एलिमेंट में कर दिया। डेंस है, जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी बैग ऑफ वर्ड्स और टीएफ आईडीएफ के साथ,
वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, और जो हमारे पास की जो सिमिलर हैं उनको इसने पास पास रखा है। ठीक है, ये रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके रखता है। रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करता है, देखो अब ये क्या है, ये 3 एलिमेंट का वेक्टर है। ठीक है, तो एक वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड टू वे कितना सही है कि अगर यहां पर मैन और वुमेन है, ठीक है, और यहां पर है एक किंग और क्वीन, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। इनकी डिस्टेंस बराबर होगी, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन किंग एंड क्वीन। इसलिए क्योंकि मैन जो है वो वुमेन का बस मेल प्रोनाउन है और किंग है वो क्वीन का मेल प्रोनाउन है। वर्ल्ड टू वेक ये सब अपने आप से कर लेता है आइडेंटिफाई। ये इतना आइडेंटिफाई कर लेता है कि अगर आप कंट्रीज और उनकी कैपिटल, ठीक है, तो अगर यहां पर फ्रांस और पेरिस है और इंडिया और न्यू दिल्ली है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस इसके बीच में होगी वही डिस्टेंस इंडिया और न्यू दिल्ली के बीच में होगी। ऑलमोस्ट सेम, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम। तो हम वर्ल्ड टू वेक के वेक्टर से किन्हीं भी दो के बीच में देख सकते हैं कि वो कितनी दूर है, वो कितने पास है। ठीक है, और एक जो एग्जांपल सबसे ज्यादा चलता है वो चलता है ये कि सॉरी कहाँ गया वो, मैंने खोला था ना। हाँ, जो सबसे ज्यादा एग्जांपल दिया जाता है वो ये एग्जांपल दिया जाता है कि किंग माइनस मैन प्लस वुमेन इक्वल्स टू क्वीन। इसको आप इसी समझ सकते हो कि कहाँ गया, हाँ, कि किंग माइनस मैन, सॉरी क्या था, किंग माइनस सर तुम बेसिकली ये कह रहे हैं कि इनके वेक्टर्स की लेंथ इक्वल है। हाँ, ओके, ऑलमोस्ट इक्वल है, वही मैं कह रहा हूँ। ये लेंथ, मतलब लेंथ भी सेम है। ये मैं मतलब अप टू स्केल नहीं है, बट अगर मैं बनाऊंगा, अगर मैं वर्ल्ड टू वेक की कभी इमेजिंग दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि ये दोनों दूर दूर हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा दूर होने नहीं चाहिए, बट ये दोनों दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस मैन और वुमेन के बीच में होगी वही डिस्टेंस आपकी किंग और क्वीन के बीच में होगी, ऑलमोस्ट। तभी ये अप्लाई करता है कि किंग माइनस मैन प्लस वुमेन इक्वल्स टू क्वीन, ये यहां पहुंच जाता है। उसका इन्होंने यहां पर समझाया है, मतलब मेरे ख्याल से ये कि किंग का फीमेल हो गया क्वीन, मैन का फीमेल हो गया वुमेन, रॉयल, वुमेन को रॉयल में कहा जाता है क्वीन, मैन को रॉयल में कहा जाता है किंग। तो अगर मैं किंग में से मैन हटाऊंगा और वुमेन को ऐड करूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा, यहां पर पहुंचूंगा, क्वीन के पास पहुंचूंगा। तो जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो भी वो सेव कर लेता है, मतलब वर्ल्ड टू वेक आइडेंटिफाई कर लेता है। अब इन्होंने देखो जैसे कि कैपिटल वर्ड ये सब था इनके पास, ये ग्राम 7, ग्राम 9, ग्राम 7, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है। इन्होंने इन सब से कंपेयर किया था तो उन्होंने उसकी प्रॉब्लम देखी। तो मतलब ये एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा दिखेगा अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे कि किंग माइनस मैन प्लस वीमेन इक्वल टू क्वीन, कि रॉयल में से मैन हटाओ, वुमेन को ऐड करो तो वो क्वीन बन जाती है। इस तरह के रिलेशनशिप्स भी ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका, ये जो मैंने एरे की बात करी थी, यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए 3 एलिमेंट का एरे लिया था। 3 एलिमेंट का हम लोग कभी नहीं लेंगे, हम लोग 50, 100, 300 एलिमेंट्स के एरे ले सकते हैं। ठीक है, जनरली जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर आपकी 300 वर्ड एम्बेडिंग ली जाती है। इसे हम लोग कहते हैं वर्ड एम्बेडिंग्स। ये टर्म अगर आज के बाद सुनो तो वर्ड एम्बेडिंग्स क्या होती है कि ये आपके वर्ड को कन्वर्ट करता है एक पर्टिकुलर साइज के एरे में। ठीक है,
तो इसको हम लोग जो जो बाय डिफॉल्ट जो हमें गूगल का मिलता है वो हमें मिलता है 300 वर्ड 300 वर्ड एम्बेडिंग। इसका 300 क्या मतलब है कि जो एरे का साइज है इसमें आपके 300 एलिमेंट्स हैं। हम चाहे तो इसको 50 भी कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको 100 भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट 300 वाला काफी इजीली है, ये अराउंड 1.9 GB का। मतलब क्या है कि जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, उनके पास जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, उन्होंने हर यूनिक वर्ड को एक 300 के एरे में कन्वर्ट कर लिया है। तो मान लो कि उसमें अराउंड पता नहीं कितने वर्ड्स हैं, काफी, मतलब कि टोटल मॉडल अराउंड आपका 1.9 GB का है। ये हम लोग देखेंगे, लोड करना और वो सब करना, ठीक है। ये इन्होंने बनाए कैसे, ये इन्होंने रिलेशनशिप निकाल के कैसे लाए हैं, तो ये सब लेकर आए हैं कि गूगल न्यूज का डेटा सेट था। थॉमस मिकोलोव, हाँ निकोलोव नहीं मिकोलोव। तो ये जो ये लोग टेक्स्ट लेकर आए थे वो लेकर आए थे गूगल न्यूज के डेटा सेट से, ठीक है। मेन डिटेल की ट्रेनिंग एल्गोरिथम काम कैसे करती है वो सब हम बाद में देखेंगे। बट इन्होंने फिर उसके बाद बायो वेक्टर्स बनाए हैं, इंटेलिजेंट वर्ड एम्बेडिंग्स है, अलग अलग डेटा सेट पर अलग अलग काम किए हैं। जो जेनरिक इंग्लिश के लिए है वो इन्होंने टेक्स्ट उठाया था गूगल न्यूज वाले जितने भी आर्टिकल थे वहां से, ठीक है। और ये देते हैं भाई 300 वर्ड एम्बेडिंग्स देते हैं, हम लोग उसे 50 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि ये मतलब कि ये आपके जो एल्गोरिथम है, ठीक है ना, इन्होंने जो गूगल वालों ने बनाया था वो लेकर आए थे गूगल के न्यूज का डेटा सेट से, ठीक है। तो ये सारा था इनका इंग्लिश का। अब भाई मुझे हिंदी वाले चाहिए, मुझे राजा रानी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अपना हिंदी का डेटा सेट बनाऊंगा और उसके ऊपर मैं वर्ड टू वेक एल्गोरिथम को ट्रेन कराऊंगा। तो लेकिन अभी हम लोग और काम नहीं करेंगे, अभी हम लोग इंग्लिश में ही काम करेंगे। ये हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग डीप लर्निंग पढ़ लेंगे कि आपको भाई कि आप हिंदी का किसी भी लैंग्वेज का, मतलब ये जो इसकी एल्गोरिथम है वो किसी भी लैंग्वेज पे काम करती है, एल्गोरिथम आपकी इंग्लिश पे फिक्स नहीं है। तो आप चाहो तो हिंदी में ऐसे बना सकते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज हो, पंजाबी हो, ठीक है, खड़ी बोली हो, देवना, और जो भी हो, जैसी भी हो, ठीक है, आप कर सकते हो। अच्छा, एक हल्का सा हिंट देता हूँ कि कैसे काम करती है। मतलब कि ये हम लोग अभी पूरा नहीं, एकदम बिल्कुल हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि मान लो मेरे पास 5 वर्ड्स हैं, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, वर्ड 5, ठीक है। तो ये मान लो मेरा मेन वर्ड है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो ये देखती है कि इसके नेबर्स अगल बगल कौन है, कि विच आर द नेबर्स, ठीक है। और उसके बाद ये देखती है विच वर्ड्स आर देयर, और कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिनके नेबर्स सेम थे। मतलब इतनी सिंपल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट यही चलता है कि कौन मेरे पड़ोसी हैं और ऐसे कौन है जिनके पड़ोसी सेम हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हम दोनों सेम हैं। जैसा म्यूजिक मैं सुनता हूं वैसा ही म्यूजिक और कौन सुनता है। तो इसका मतलब कि हम लोग का म्यूजिक का टेस्ट सेम है। इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, एकदम ये नहीं है। बेसिकली वो क्या करती है कि वो कहती है कि एक वर्ड को गायब कर देती है, फिर इन 4 वर्ड से इस वर्ड को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है। इसको हम लोग कहते हैं स्किप ग्राफ्स, बट वो हम बाद में देखेंगे। जो 2 कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक विच हैव सेम नेबर्स और दूसरा है स्किप ग्राफ्स का। तो ये वाली अप्रोच हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देखो, रिकमेंडेशन सिस्टम का सेम तो है कि कौन मेरे जैसे गाने सुनता है,
कौन है जो मेरी जैसी पिक्चरें देखता है, कौन है जो मेरे जैसे अमेजन पे सामान खरीदता है। तो अमेजन उसको बाकी आइटम्स जो आपने खरीदे हैं वो रिकमेंड कर सकता है, या जो उसने खरीदे हैं वो आपको रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, और ये हम लोग पढ़ेंगे डीप लर्निंग में। तो ये तो हम लोग मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते में ही पढ़ लेंगे, ये वाला हम लोग को थोड़ा डिले होगा डीप लर्निंग वाला तरीका पढ़ने में, बट कॉन्सेप्ट सेम यही लगता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं। तो ये खत्म हो गया वर्ल्ड टू वेक। ठीक है, इसके बाद 2 चीजें और आती हैं। एक आता है कि एवरेज वर्ल्ड टू वेक, और दूसरा आता है TF IDF वेटेड वर्ल्ड टू वेट। ये दोनों तरीके क्या हैं? ये दोनों तरीके हैं आपका अभी तक हम लोगों ने जो देखा, बैग ऑफ ग्राम्स देखा, ठीक है, वर्ल्ड टू वेक देखा। तो ये दोनों ये जो सॉरी वर्ल्ड टू वेक जो हमने देखा वो क्या है? वो किसी वर्ल्ड को 300 एलिमेंट वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, ये वर्ल्ड को एलिमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो रिव्यूज है ना, हमारे पास तो सेंटेंसेस हैं, खूब सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें मेरे 50, 100, 200 वर्ड्स हो सकते हैं। हमने तरीका क्या सीखा? सिर्फ एक वर्ड को कन्वर्ट करने का। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट नंबर में? तो उसी का तरीका है, पहला तरीका है एवरेज वर्ल्ड टू वेट। ये क्या है? मान लो मेरे सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं, W1, W2, W3, W4, 4 है। ठीक है, तो W1 से मुझे कुछ मिलेगा, और मान लो कि मेरे पास 3 एलिमेंट की एम्बेडिंग है, मतलब 300 ने 3 की। ठीक है, तो मुझे 3 यहाँ के मिल गए W1 के, W2 के मुझे 3 मिल गए, और W3 के मुझे 3 मिल गए, तीनों मिल गए मेरे को। और मान लो W4 नहीं है, जगह ही नहीं, कहां से लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों के जो 3 एलिमेंट थे, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि तीनों का शेप सेम है, तो मुझे फाइनल एक 3 नंबर के वो मिल जाएंगे। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा n से। n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ वर्ड्स। तो अगर मेरे पास एक सेंटेंस है जिसमें 3 वर्ड्स हैं, तो उससे मुझे वापस एक 3 एलिमेंट का वेक्टर मिल जाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि जो हम लोगों ने जो वर्ल्ड टू वेक सीखा है, वो पर वर्ल्ड के हिसाब से वो एक हमें एलिमेंट ऑफ एरे देता है, बट हमें रिक्वायरमेंट किसकी? हमें रिक्वायरमेंट सेंटेंस की है। तो वो सेंटेंस हम कैसे लेकर आएंगे? हम सबको एवरेज कर देंगे। ठीक है, ये होता है एवरेज वर्ल्ड टू वेक। और एक होता है TF IDF वर्ल्ड टू वेक। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये आपके पास वापस W1, W2, W3 है। ठीक है, आप उसका TF IDF फैक्टर निकाल लोगे, वो भी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 3 ही वर्ड है तो 3 ही का आएगा। तो इसे मान लो T1, T2, T3 हो गया। कुछ ना करो, T1 इंटू जो भी इसका था, प्लस T2 इंटू जो भी इसका था, प्लस T3 इंटू जो भी इसका था, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। तो वापस आपको 3 एलिमेंट का था, तो 3 एलिमेंट का ही वेक्टर मिल जाएगा सेंटेंस का। लेकिन इसमें अब हर वर्ड के ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है उसकी TF IDF फ्रीक्वेंसी से। तो एक तरह से हम लोग उसकी वेटिंग कर रहे हैं कि भाई कि जिसकी TF IDF ज्यादा होगी उसको ज्यादा इज्जत प्राप्त होगी, और जिसकी TF IDF कम होगी उस वर्ड को कम इज्जत प्राप्त होगी। तो हम लोगों ने ये कर दिया। तो ये भी यूज होता है एक सेंटेंस को आपके न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम इसको 1 कर दें, TF IDF को अगर हम 1 कर दें, सॉरी इन सारे T1, T2, T3 को 1 कर दें, तो ये मेरा वापस पहुंच जाएगा एवरेज वर्ल्ड टू वेक्टर में। क्योंकि इसमें क्या किया था हमने, T1, T2, T3 क्या हो गया? 1 हो गया।
तो डिनोमिनेटर में हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स और ऊपर हम सबको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सबको ऐड कर रहे हैं। तो ये सिंपल हमारा एवरेज वर्ड टू वैक ही होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये दो अप्रोचेज हैं जो कि हमारे सेंटेंस को नंबर्स में कन्वर्ट करने के काम आती है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है बट काम आती है, मतलब इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, जो हमारी बाकी सब सॉल्व कर कि इसके सोल्यूशन में हमारे पास एक डॉक टू वेक है, जो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को, चाहे जितना बड़ा डॉक्यूमेंट हो, उसको 300 वर्ड के एरे में कन्वर्ट कर देता है, 300 नंबर के एरे में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मेरा वर्ड टू वेक किसी भी वर्ड को 300 एलिमेंट के वर्ड एरे में कन्वर्ट कर देता है, वैसे डॉक टू वेक किसी उसको कर देता है। सेंटेंस टू वेक है, तो वो सब लोगों ने बना रखे हैं, बट हम इसी पे काम करेंगे, हम उस पर डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ये टेक्निक अब पुरानी हो गई है। अभी आगे हम लोग सीखेंगे बर्ट, ठीक है, एक ग्लव भी देखेंगे, बट ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी टेक्स्ट प्रोसेसिंग के टास्क से, ठीक है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के टास्क से हम लोग की थ्योरी लगभग कंप्लीट हो गई है। आपके बेसिक मॉडल्स, जब तक हम लोग अब डीप लर्निंग तक नहीं जाते हैं, ठीक है, जब तक हम लोग अब डीप लर्निंग तक नहीं जाते हैं, अगर हमारे नॉर्मल मशीन लर्निंग के लिए हम सिंपल अपनी यही अप्रोचेस यूज करेंगे। क्या करेंगे हम? रिमूव करेंगे एक्स्ट्रा वर्ड्स या जो भी ऑड वर्ड्स या फिर ऑड पंक्चुएशंस, कुछ भी होगा अगर मेरे टेक्स्ट में तो, ठीक है, पंक्चुएशन रिमूव करेंगे हम लोग। फिर कुछ और प्रोसेसिंग करेंगे, सबको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेंगे, ठीक है, स्टेमिंग करेंगे, और अगर कन्वर्ट करना हुआ तो हम लोग उसे वर्ड टू वेक में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो बैग ऑफ वर्ड्स या TF-IDF यूज करेंगे। हम लोग उससे एक्यूरेसी देखेंगे बाद में, उसी चीज को हम लोग बाद में किसी दूसरी टेक्निक से भी एक्यूरेसी देख सकते हैं, बट हम लोग इतना काम करेंगे। तो कल हम लोग ये सब देखेंगे कि बैग ऑफ वर्ड्स कैसे काम करता है, कोड कैसे लिखा जाता है उसका, TF-IDF का कोड कैसे लिखा जाता है, और ये सब के कोड ना 2-2 लाइन के हैं। वर्ड टू वेक का थोड़ा टफ है, प्री प्रोसेसिंग का कोड थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, बट वो हमारा कल 1 घंटे में हो जाएगा लगभग, मुझे लगता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग पूरा कोड करेंगे, सब देखेंगे कैसे कन्वर्ट करा जाएगा। अमेजन वाले डेटा सेट पे भी काम करेंगे पूरा उठाकर, फिर मैं वो डेटा सेट आपको दे दूंगा, फिर आपको उसके ऊपर क्या लगाना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाकर आप ट्राई करो उस पर कि वो रिव्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो ये थी क्लास। थ्योरी पार्ट हम लोग का लगभग हो चुका है मशीन लर्निंग की टेक्स्ट प्रोसेसिंग का। कल हम लोग कोड देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। कोई सवाल किसी का कुछ हो तो प्लीज। नहीं है? नहीं सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कोड के साथ। हाँ।